नमस्कार। अभी जो हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे काम करने जा रहे हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो है और इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो भी चैप्टर्स हैं, करीब करीब 4 और चैप्टर बचे हैं, इसको भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसी में वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन उम्मीद यही है और कोशिश यही है कि आपको जो भी मटेरियल है कॉग्निटिव साइंस यानी कि संज्ञानात्मक साइकोलॉजी मनोविज्ञान में, ये आपको टोटल का टोटल आप तक पहुंचे, ताकि आप एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं वो बेहतरीन तरीके से कर पाए। इसके बाद कई सारे और भी बुक्स हैं, तो धीरे धीरे हम बुक बाय बुक, और सबसे बड़ी चीज है प्ले लिस्ट में आप जाके और इस चीज को देख सकते हैं इस चैनल के वीडियो में। तो ये और हम क्लास चालू करते हैं। हालांकि अभी बिजली चली गई है रिकॉर्डिंग के टाइम पे, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे इश्यूज हैं उनको ना देखते हुए हम क्लास को चालू करते हैं। तो जो आज का क्लास है, ये जो लेसन नंबर है ये 5 है और इसका लर्निंग चैप्टर का नाम है, और इसी में हम इसके ही हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जिसमें फर्स्ट नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, अनुबंधन प्रयोगों में अनुबंधित अनुक्रियाओं का विलोपन किस कारण होता है। यानी अनुबंधन प्रयोगों में अनुलंबित अनुक्रियाओं का विलोपन किस कारण होता है। आंसर हो जाएगा इसका पुनर्बलन की अनुपस्थिति। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, यह निम्नलिखित में से किसे सीखना श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा। सीखना श्रेणी में किसे सम्मिलित किया जाएगा, तो आंसर होगा हमारा अभ्यास एवं अनुभूति दोनों के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाब्दिक सीखना यानी वर्बल लर्निंग में निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग प्रायोजकों को प्रेरित करने में नहीं किया जा सकता है। आंसर होगा भोजन और पानी से वंचन। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अधिकतम नकारात्मक अंतरण निम्नलिखित में से किस रूपावली में होता है। इसका आंसर होगा दुश्चिंता। अधिकतम नकारात्मक अंतरण निम्नलिखित में से किस रूपावली में होता है, और जो रूपावली होते हैं ए बी बी ए करके होते हैं, तो आंसर होगा इसका ए बी ए बी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासिकी अनुबंधन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा मौलिक शोध पैवलोव द्वारा किया गया। सही है या फिर गलत है। सही है, पैवलोव ने काफी ज्यादा क्लासिकी अनुबंधन में प्रयोग किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी पैवलोव एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। सही है या फिर गलत है। सबसे बड़ी बात यह है, और ये आपको जानना भी जरूरी है, तो जो पैवलोव थे वो रूसी वैज्ञानिक थे। रूसी मनोविज्ञान में वो काफी ज्यादा इस क्षेत्र में उन्होंने काम किया था, रूसी में। इस पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्किनर बक्स में पशु व्यवहार का लेखा जोखा का पता निम्नलिखित में से किससे चलता है। तो आंसर होगा इसका संचयी रिकॉर्डिंग से, यानी कम्युलेटिव रिकॉर्डिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शेपिंग का तत्व कौन है। शेपिंग का तत्व आंसर होगा विभेदी पुनर्बलन तथा अनुक्रमित उपगमन। विभेदी पुनर्बलन डिफरेंशियल रेनफोर्समेंट एंड सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने की परिस्थिति में प्राणी उस अनुक्रिया को करना चाहता है जो कम प्रयास में किया जा सके तथा इसके बाद पुनर्बलन तेजी से मिल जाए। इस तथ्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। इसका आंसर होगा आदत परिवार अनुक्रम। आदत परिवार अनुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्बलन के आकार में वृद्धि होने से निष्पादन स्तर में तेजी से परिवर्तन आता है। इस तथ्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो याद रखिए क्रेप्सी प्रभाव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैवलोव ने अनुबंधन सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च स्थान दिया। तो आंसर होगा पैवलोव का सामीप्य था, यानी नजदीकी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी उद्दीपक को एक प्रभावी सीएस होने के लिए आवश्यक है कि वह यूसीएस के बारे में सही एवं सार्थक सूचना दे। इस प्रकार के कथन पर कौन अधिक बल डालते हैं। इसका आंसर होगा रेस्कोलरा। आंसर होगा रेस्कोलरा, उस मनोवैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने सबसे ज्यादा बल डाला था। इसको निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में निष्क्रियता, प्राणी में निष्क्रियता सबसे अधिक पाई जाती है। किस परिस्थिति में, तो परिवर्तन सीखना, मुक्ति सीखना, अर्जित निसहायता या फिर दंड निरीक्षण में, प्रशिक्षण में। तो आंसर होगा अर्जित निसहायता।
जिसमें सबसे ज्यादा निष्क्रियता पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पावलोव द्वारा कुत्ते पर प्रयोग आवाज के अनुबंधित उद्दीपक था, बात सही है या फिर गलत था? तो बात सही है कि उन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था पावलोव ने। उसके बाद सुनीता को पुल पार करते समय सड़क दुर्घटना हो गई। अब जब भी उसे कोई पुल पार करना होता है वो बड़ा घबरा जाती है। उसके इस भाव की व्याख्या निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त ढंग से होती है? आंसर होगा सामान्यीकरण। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जब अनुबंधित उद्दीपक को बार बार स्वाभाविक उद्दीपक उपस्थिति के किए बिना ही दिया जाता है तो इससे अनुबंधित अनुक्रिया का शक्ति धीरे धीरे क्षीण होते चले जाती है और अंत में बिल्कुल समाप्त हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विलोपन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन होगा, दिन प्रतिदिन की जिंदगी में निम्नलिखित में से किसे क्लासिकी अनुबंधन द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है? आंसर होगा कौशल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासिकी अनुबंधन होने के लिए आवश्यक है कि स्वाभाविक उद्दीपक अनुबंधित उद्दीपक के तुरंत बाद दिया जाए तथा इन दोनों का युग्मित उपस्थिति कई बार किया जाए, परंतु इस कथन का एक अपवाद भी है जो निम्नलिखित में से आंसर होगा अनुबंधित स्वाद विरुचि। अनुबंधित स्वाद विरुचि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयास एवं त्रुटि अधिगम पर बिल्ली को पहली बॉक्स में रखकर किसने अधिक शोध किया? आंसर होगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने काफी ज्यादा बिल्लियों पे सबसे ज्यादा प्रयोग किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि सोनू ने अक्षर बी को इस ढंग से लिखा कि वह देखने में डी जैसा था, फिर भी उसके शिक्षक ने उसकी प्रशंसा यह कहकर कर दिया कि उसके पहले प्रयास से अधिक यह वाला जो प्रयास था वो अधिक सफल प्रयास था। यहाँ उसके शिक्षक द्वारा किस परिविधि का उपयोग किया जा रहा है? आंसर होगा शेपिंग, यानी कि आकार दिया जा रहा है ताकि वो गलतियों में भी बेहतरीन करना सीख ले। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी क्रिया प्रस्तुत अनुक्रिया के होने का दर अधिकतम होगा? आंसर होगा परिवर्त्य अनुपात अनुसूची। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, नकारात्मक पुनर्बलन इससे किसी अनुक्रिया के होने की संभावना कम हो जाती है, सही है गलत? तो गलत है, क्योंकि नकारात्मक पुनर्बलन से किसी अनुक्रिया के होने की संभावना कम नहीं बल्कि बढ़ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड स्थूल तौर पर नकारात्मक दंड के समान है? दंड स्थूल तौर पर नकारात्मक दंड के समान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो दंड में और नकारात्मक दंड में बहुत अंतर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय दंड अवांछित व्यवहार को विलोपित नहीं करता है? बात सही है कि दंड जो है वो अवांछित व्यवहार को विलोपित नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें वैज्ञानिकों का जो है मिलान करना है कि कौन वैज्ञानिक किस प्रक्रिया से, किस नियम से संबंधित है। तो पावलोव का लार-सरावी अनुबंधन, पावलोव लार-सरावी जो ग्रंथि है उसी पे ही सबसे ज्यादा उन्होंने काम किया था। उसके बाद स्किनर पुनर्बलन अनुसूची पे काम किया था, थॉर्नडाइक ने प्रभाव नियम पे काम किया था और कोहलर ने सूझबूझ सीखना पे काम किया था। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मॉरर के अनुसार अभिवादन सीखना में क्लासिकी तथा साधनात्मक अनुबंधन दोनों ही सम्मिलित होते हैं, याद रखिएगा। प्रेक्षणात्मक सीखना एक तरह का संज्ञानात्मक सीखना है, कई बार संज्ञानात्मक तो नहीं होगा तो फिर आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जिस अनुबंधन में यूसीएस पहले तथा सीएस बाद में आता है उसे डैश अनुबंधन कहा जाता है, तो पश्चिगामी अनुबंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में दो या दो से अधिक अनुसूची को लगातार एक दूसरे के बाद पूरा होने पर ही पुनर्बलन दिया जाता है? आंसर होगा श्रृंखला अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में पुनर्बलन प्राणी की अनुक्रिया से स्वतंत्र होता है, तो इसका आंसर होगा स्वतः शेपिंग। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, डैश से तात्पर्य इस बात का होता है कि प्रत्येक प्राणी में खतरा से बचाव का एक जन्मजात तरीका है, तो प्रजाति विशिष्ट रक्षा प्रक्रिया आंसर होगा इसका। डैश में प्राणी यह सीखता है कि परिस्थिति का नियंत्रण उसकी शक्ति से परे है, आंसर होगा अर्जित निसहायता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लगातार कई समस्याओं के समाधान करने से प्राणी में डैश में वृद्धि हो जाए तो अधिगम की वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डिस्कोन सीन जनरल टेस्ट उपकरण का प्रयोग डैश से सीखना के प्रयोग में होता है, तो विभेदन सीखना प्रयोग में होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, चैप्टर आ जाता है स्मृति यानी मेमोरी, और इसी में हमें सीखना होता है। तो आइए और देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो सही क्रम में मैं आपको बता देता हूँ, संचयन, पुनः प्राप्ति, फिर कुट संकेतन। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कुट संकेतन मतलब इनकोडिंग होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, यह निम्नलिखित में से किसे संवेदी स्मृति में रखा जाता है। आंसर होगा प्रतिध्वनि स्मृति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किनकी अवधि सबसे कम होती है। तो याद रखिएगा प्रतिमा संबंधी स्मृति की जो स्मृति है ये काफी कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो सत्य कथन के बारे में जान लीजिए, असत्य के बारे में खुद ही पता चल जाए। प्रतिमा संबंधी स्मृति पर अभ्यास का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, प्रतिमा संबंधी अवधि प्रतिध्वनि स्मृति से छोटी होती है। प्रतिमा संबंधी स्मृति संवेदी स्मृति का एक प्रकार है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस प्रक्रिया में जहां व्यक्ति निश्चित रूप से महसूस करता है कि अमुक एकांश को वह जान रहा है परंतु उसे तुरंत प्रत्यावन करने में असमर्थ पाता है को कहा जाता है। आंसर होगा जिह्वा की नोक की घटना। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो को आप संवेदी स्मृति किस श्रेणी में रखेंगे। आंसर होगा प्रतिध्वनिक और प्रतिमा संबंधी स्मृति को हम संवेदी स्मृति में रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्सर आपके मन में वह स्मृति ताजी होती है जो आपको यह याद दिलाती है कि आपके पिता को कैसे बेरहमी से बदमाशों ने कुछ सालों पहले पीटा था। इस तरह की स्मृति को आप निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे। फ्लैश बल्ब स्मृति। आंसर होगा फ्लैश बल्ब स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे लघुतम स्मृति को लघुकालीन स्मृति कहा जाता है। आंसर सही है या फिर गलत? गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटरसन के अध्ययन के अनुसार एसटीएम की सही अवधि निम्नलिखित में से कौन है। आंसर होगा 18 सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तरह के कुट संकेतीकरण से एसटीएम अधिक प्रभावित होता है। आंसर होगा ध्वनिक कुट संकेतन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एसटीएम तथा एलटीएम में सूचनाओं के अंतरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका सबसे प्रधान होती है। आंसर होगा विस्तृत रिहर्सल। रिहर्सल जितना ज्यादा बढ़िया रहेगा, जितना अच्छा होगा, उतना ही ज्यादा वो चीज याद रहता है और बेहतरीन तरीके से होता है। एसटीएम में किसी एक एकांश को संसाधित करने में लगभग कितना समय लगता है। आंसर होगा 250 मिली सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोवैज्ञानिक शोधों से स्पष्ट हुआ है कि अधिक सुखद एकांशों का प्रत्यावन कम सुखद एकांशों की अपेक्षा अधिक होता है। इस तथ्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो आंसर होगा इसका पोलियाना नियम। उसके बाद आंसर है क्वेश्चन, स्मृति के स्वरूप से संरचनात्मक तथा पुनः संरचनात्मक मानने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। आंसर होगा एस्कीमा, याद रखिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीर्घकालीन स्मृति में कौन उपतंत्र में चेतन के रूप में सचेतता की जरूरत नहीं पड़ती। आंसर होगा अघोषणात्मक स्मृति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि धारण या स्मृति को मापने में एक संवेदनशील माप है। आंसर होगा पुनः सीखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने अर्थहीन पद का आविष्कार किया तथा विस्मरण वक्र रेखांकित किया। आंसर होगा इबिंगहॉस। आंसर क्या होगा? इबिंगहॉस। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है, लघुकालीन स्मृति में सूचनाओं का बना रहना संपोषक रिहर्सल के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पे फिलअप जो करना था वो संपोषक रिहर्सल फिलअप करना। एलटीएम में विस्मरण का मुख्य कारण बाधा प्रक्रम है। उसके बाद नेक्स्ट, उद्दीपक कूटनीतिक संकेतक सिद्धांत का विकास टुबलिंग के शोधों से हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलर के जादुई संख्या के अनुसार एसटीएम की क्षमता 7 ± 2 के तक सीमित होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासंगिक स्मृति का दूसरा नाम।
आत्मचरित स्मृति है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रक्रियात्मक स्मृति एक तरह का डैश स्मृति है, तो दीर्घकालीन स्मृति है। स्वतंत्रता प्रकल्पना का प्रतिपादन मैग्यू द्वारा किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बुद्धि से होगा, और इसी में हम बुद्धि के कई तरह के प्रकार भी पढ़ेंगे। बुद्धि लब्धि, विलोचन बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त विधि, ऐसे कई सारे बहुविधि भी पढ़ना है यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वेसलर ने, क्वेश्चन हमारा है वेसलर ने बुद्धि को परिभाषित करने में किस उपागम का सहारा लिया है? आंसर होगा सार्वजनिक उपागम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सफल पेंटर में किस तरह के बुद्धि की प्रबलशीलता होती है? आंसर होगा अमूर्त बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आयु में संप्रत्यण को किसमें महत्वहीन समझा गया है? आंसर होगा विचलन बुद्धि लब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसिक आयु में संप्रत्यय में किसमें महत्वहीन समझा गया है? विचलन एवं बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी व्यक्ति का बुद्धि मानक प्राप्तांक +2 हो तो उसका विचलन बुद्धि लब्धि यदि माध्य 100 हो तथा मानक विचलन 15 हो तो कितना हुआ? आंसर होगा 30। 100 और 15 गुणित 2 बराबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का स्वरूप बिजली के समान होता है जिसे मापना आसान है परंतु परिभाषित करना मुश्किल है, यह उक्ति किसका है? आंसर होगा जेनसन। आंसर जेनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण निम्नलिखित में से कौन है? आंसर होगा बीने साइमन परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेक्सलर बुद्धि परीक्षण को आप किस तरह की श्रेणी में रखेंगे? आंसर होगा शाब्दिक क्रियात्मक परीक्षण। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन। अब ये कथन के ऊपर है, और कई बार सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं यूजीसी नेट वगैरह में वो कथनात्मक की तरह से ही पूछे जाते हैं, तो सबसे ज्यादा आपको इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, जो कि कथन के ऊपर है, और इसमें कुछ संकेतों का सही से उत्तर हमें चुनना होता है। कथन है और तर्क है, इन दोनों में हमें सुमेलित करना है कि कथन ए सही है, जो कथन है ये सही है, या तर्क जो दिया रहा है दोनों सही है, या फिर कथन गलत है तर्क सही है, कथन सही है तर्क गलत है। इस हिसाब से हमें क्वेश्चंस मिलेंगे। और अभी आइए और हम देखते हैं। कथन है क्वेश्चन का, अधिक बुद्धि वाले व्यक्ति सभी तरह की परिस्थितियों का में उत्तम निष्पादन दिखाते हैं। और तर्क है, बुद्धि के निर्धारण में जीत कारक का वर्चस्व होता है। आंसर हो जाएगा इसका कथन और तर्क दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन में क्या कहता है? कुशाग्र बुद्धि वाले व्यक्ति सर्जनात्मक होते हैं। तर्क क्या है? बुद्धि और सर्जनात्मकता में धनात्मक संबंध होता है। आंसर हो जाएगा कथन सही है परंतु तर्क गलत है। कथन क्या है? कुशाग्र बुद्धि वाले व्यक्ति सर्जनात्मक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन में कुशाग्र बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे भी तीव्र बुद्धि के होते हैं। और तर्क है, बुद्धि का निर्धारक अनुवांशिक कारकों से होता है। और इसका आंसर होगा कथन और तर्क दोनों गलत है, क्योंकि कुशाग्र बुद्धि के जो माता पिता हैं उनके बच्चे भी मंद बुद्धि के हो सकते हैं। और कई बार होता है कि बुद्धि का निर्धारण जो है आनुवांशिकता तौर पे तो होता ही नहीं है, सीधी सी बात है। हो सकता है पिता कमजोर हो लेकिन बेटा पढ़ने में काफी ज्यादा तेज निकल जाए, या फिर हो सकता है कि पिता पढ़ने में तेज हो और बेटा पढ़ने में बोथड़ निकल जाए, रियलिटी है कमजोर निकल जाए। तो ऐसी कई सारी चीजें हमारे साथ होती रहती है और हम अपने नॉर्मल लाइफ में भी इन चीजों को देखते ही रहते हैं। इसके बाद आइए और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये कथन है, प्रथम जन्म क्रम वाले बच्चे की बुद्धि बाद के जन्म क्रम वाले बच्चों की बुद्धि की अपेक्षा प्रखर होती है। तर्क, बुद्धि व्यक्ति के बुद्धि पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। आंसर होगा कथन और तर्क दोनों सही है। अक्सर देखा जाता है कि जो घर में जो बड़े बच्चे होते हैं उन्हें बचपन से थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां मिल जाती है, जिसके चलते क्या होता है कि उनको
थोड़ा ज्यादा सीखने को मौका मिल जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, यह कथन में संगीतज्ञ तीव्र बुद्धि के होते हैं। तर्क क्या है? व्यक्ति की बुद्धि में ऐस कारक की प्रधानता होती है। आंसर हुआ कथन और तर्क दोनों गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला वैध बुद्धि परीक्षण सैनफोर्ड ने किया था। सही बात है, सही और गलत। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने किया था? स्टैनफोर्ड ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्सलर ने वयस्कों एवं बच्चों दोनों के लिए बुद्धि परीक्षण विकसित किए। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंक विस्तार परीक्षण में वेक्सलर एक क्रियात्मक परीक्षण मानते हैं। गलत है आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, यदि किसी व्यक्ति का समायोजी कार्यवाही असंतोषजनक है तो उसकी बुद्धि लब्धि 70 से नीचे है तो उसे मानसिक रूप से दुर्बल कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। बुद्धि लब्धि 70 से लेकर 120 तक की मापी जाती है और इसी में देखा जाता है। नर्तकी में निम्नलिखित में से किसकी प्रधानता होती है? तो शारीरिक गति बुद्धि की प्रधानता होती है नर्तकी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन सत्य ही हम बता दे रहे हैं इसमें, इस आंसर में। तो बुद्धि का स्वरूप तरल एवं ठोस दोनों ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है, निम्न में से आकृतियों तथा चित्रों को मानसिक रूप से परिवर्तन करने की क्षमता को कहा जाता है, स्थानिक क्षमता कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि परीक्षण स्कूल में सफलता की उत्तम भविष्यवाणी है। बात सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि रिक्त क्वेश्चन होंगे, कई बार एग्जाम में पूछ भी लेते हैं, या फिर रिक्त क्वेश्चन दे के और कई सारे ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, उनमें से आपको चूज करना होता है और सही टिक लगाना होता है। वैकल्पिक क्वेश्चंस होते हैं और खास करके यूजीसी नेट में भी ऐसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। और इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं, और भी कई सारी, जैसे पीजी में आप इसके अलावा कई सारे आप साइकोलॉजी के से रिलेटेड एग्जाम्स दे रहे हैं, वहां पे भी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, जहां पे ग्रेजुएशन और मास्टर्स की जरूरत होती है वहां पे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, गिलफोर्ड मॉडल में बुद्धि के कुल 180 कारक होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी कारक एक जन्मजात, जी और जी कारक होता है, जन्मजात होता है। इसके बाद ठोस बुद्धि का स्वरूप अर्जित होता है और पदानुक्रमिक मॉडल के ऊपरी स्तर पर जी कारक को रखा गया है। गार्डनर के अनुसार बुद्धि के 6 कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेमन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज एक तरह का अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, याद रखिएगा। एकांकी जुड़वा बच्चों की अनुवांशिकता 10% अनुरूप होती है, तो 100%। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अब हम करीब करीब अंत में ही आने वाले हैं, लेकिन फिर भी काफी थोड़ा बहुत बढ़ रहा होगा और काफी ज्यादा देर से आप देख रहे हैं, तो फिर आपको अगर यहाँ से बोरिंग फील हो रही है तो आप थोड़ा देर वीडियो को जरूर पॉज कर सकते हैं, ताकि जितना अभी आपने पढ़ा है उसको बेहतरीन तरीके से आप कवर कर सकें माइंड में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से, और ये जो चैप्टर का नाम है चिंतन समस्या समाधान व्यवहार एवं संप्रत्यन निर्माण, और इसका जो क्वेश्चन है पहला, ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं होता है? आंसर होगा इसका गति, प्रतिमा। उसके बाद जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वप्न चित्र में किस श्रेणी, स्वप्न चित्र को किस श्रेणी का चिंतन माना गया है? आंसर होगा चिंतन में ही माना गया है। वोर्फ प्रकल्पना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन क्या है, भाषा चिंतन को प्रभावित ही नहीं बल्कि निर्धारित भी करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चिंतन या समस्या समाधान में कार्यात्मक अटलता पर अधिक बल डाला है? आंसर होगा डंगर एवं लुचिंस ने। इसको नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन होगा, किसी समस्या समाधान के कार्य में समस्या समाधानकर्ता निम्नलिखित विधियों का उपयोग कर सकता है? आंसर होगा सबसे पहले प्रकल्पना जांच, उसके बाद एल्गोरिथमेटिक, उसके बाद फिर स्वतः शोध एवं अन्वेषात्मक मुक्ति, और उसके बाद साधन लक्ष्य विश्लेषण एनालिसिस करेगा अंत में।
उसका नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कार्यात्मक अटलता का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है? आंसर होगा समस्या समाधान के कार्य की विशेषताओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूनर, गुडनाउ तथा ऑस्टिन द्वारा संप्रत्यय सीखने पर किए गए प्रयोगों में निम्नलिखित में से किस पर बल डाला गया है? आंसर होगा चयन विधि पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समस्या समाधान में डंकर के प्रयोग से क्या पता चलता है? तो आंसर होगा समस्या समाधान में कार्यात्मक अटलता एक महत्वपूर्ण तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संप्रत्यय निर्माण की एक योजना में सहभागी या प्रयोज्य संप्रत्यय के धनात्मक उदाहरण पर ही ध्यान देता है, परंतु भविष्य के प्रयासों में वह इनके साथ दो या दो से अधिक गुणों में एक साथ परिवर्तन करते हुए उपस्थित आकृतियों में से किसी आकृति का चयन करता है। यह योजना निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर होगा फोकस जुआ। फोकस जुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारी प्रतिमाएं सामान्यतः उतनी स्पष्ट होती है जितना कि वास्तविक चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, ऐसा नाम जिनके संप्रत्यय से वस्तुओं में लोग घटनाओं का एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है जिसके कुछ वैनिष्ट गुण होते हैं, निम्नलिखित में से कौन है? आंसर धनात्मक उदाहरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी समस्या के समाधान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पूर्ण गारंटी प्रदान किया जाता है? आंसर होगा पूर्ण ज्ञान का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्त प्रयास प्रविधि का प्रतिपादन डैश द्वारा किया गया था? आंसर याद रखिएगा, लेवाइन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समस्या समाधान के अंतिम पहलू को डैश अवस्था कहा जाता है? तो लक्ष्य अवस्था कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पश्चिमगामी अन्वेषण एक तरह का डैश अन्वेषण होता है? आंसर होगा स्वतः शोध। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्यात्मक अटलता की समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित व्यक्ति से समस्या समाधान मदद तथा बाधा दोनों ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्याय वाक्यों के आधार पर निकाले गए परिणामों में डैश तर्कणा सम्मिलित होता है? तो याद रखिएगा निगमनात्मक तर्कणा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्कणा डैश चिंतन का एक विशिष्ट रूप है? यथार्थवादी। आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्भावन में समस्या समाधानकर्ता की भूमिका काफी होती है? तो डैश होती है, तो निष्क्रिय होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है, ये अंतिम चैप्टर है इस बुक का, जो कि आपको पीजी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है, और आपको नेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आएंगे यहाँ से आएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है जो पेपर 2 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किनका योगदान सृजनात्मक होता है? तो मौलिकता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृत्रिम बुद्धि क्या है? याद रखिएगा, समस्या समाधान में मानव चिंतन को अनुकृत करने के लिए लगाया गया कंप्यूटर, कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी ऐसे नए संबंध ढूंढने की क्षमता जिसमें मौलिकता, लचीलापन तथा प्रमेयता हो को कहा जाता है? आंसर होगा सृजनात्मकता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सृजनात्मक समस्या समाधान प्रक्रिया में सम्मिलित विभिन्न चरणों का सही क्रम कौन है? आंसर होगा तैयारी, उद्भावन, प्रबोध और प्रमाणीकरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपसारी उत्पाद परीक्षण तथा रिमोट सहचार्य परीक्षण द्वारा मापा जाता है? आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सृजनात्मकता को उन्नत बनाने की प्रविधि को कहा जाता है? आंसर होगा साइनेटिक्स। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब निर्णय प्रक्रिया में व्यक्ति सिर्फ वैसी सूचनाओं की खोज करता है जो उनके विचारों की संपुष्टि करे तो इसे कहा जाता है? आंसर होगा संपुष्टि पूर्वाग्रह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राय निर्णय प्रक्रिया इस तथ्य से प्रभावित होते देखी जाती है कि सूचनाओं को किस ढंग से उपस्थित किया जा रहा है, इसे मनोविज्ञान में कहा जाता है? आंसर होगा फ्रेमिंग। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जब व्यक्ति के समाधान में तर्क वितर्क करते हुए उसको कई उत्तरों को ढूंढता है तो इस तरह के चिंतन को कहा जाता है? आंसर होगा अपसारी चिंतन। तो ये था हमारा टोटल, करीब करीब मैंने 70 से 75 क्वेश्चन जो है कवर करे हैं। आई थिंक 70-75 नहीं, 100 के आसपास क्वेश्चन होंगे। और उम्मीद है कि जो 3 पार्ट में मैंने वीडियोज बनाए हैं, ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इन्हीं में से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे करीब करीब
1 से 120 के आसपास क्वेश्चंस होंगे और उसी में से 10 क्वेश्चंस आने हैं मेरे भाई बहन। तो आप जरूर याद कर लीजिएगा और वीडियो को है ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के साथ जरूर पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा जो इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, खास करके साइकोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनका भी हेल्प हो जाएगा और हमारे थोड़े बहुत व्यूज भी बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और इतना देर तक वीडियो में बने रहने के लिए। जय हिंद।